मैं वंश और उसके परिवार को तबाह करना चाहती हूँ। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मेरा अपमान किया, मुझे जलील किया। मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती पापा। आपको इस अपमान का बदला जरूर लेना होगा, वरना मैं खुद से नफरत करने लगूंगी। मैं चाहती हूं कि वो सब लोग अपमान और जलालत की आग में इस तरह से जले जिस तरह से उन्होंने मुझे जलाया। और वंश को उसके गुनाह की ऐसी सजा मिले जिससे मौत भी डरकर कांप उठे। पापा, आपको वंश की नई जिंदगी की इस खुशी को मौत के मातम में बदलना ही होगा। तब कहीं जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी। नताशा, ये तुम चलिए चलिए। आप हमें इससे बाहर नहीं निकाल सकते, ये हमारी इज्जत है। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए थे, हमें बाकायदा इनविटेशन देकर बुलाया गया था यहाँ। से बात किए बिना नहीं जाएंगे। और उस छोटी बच्ची गौरी से भी बात करनी है हमें। उन दोनों से बात किए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाएंगे, हमें अंदर जाने दीजिए। आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना वैष्णवी, उसके सामने थैंक्स जैसे शब्द बहुत छोटे हैं। पहला जन्म मुझे माँ ने दिया, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। सारी मर्यादाओं को तोड़कर मैं अपनी राह पर निकल पड़ा और मिला मुझे क्या, सिर्फ अंधेरा। तभी तुम मेरे जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बनकर आई और मौत के अंधेरे को जिंदगी के उजाले में बदलकर मुझे नया जीवन दान दिया। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ वैष्णवी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मरते दम तक इस रिश्ते को निभाऊंगा। माफ करना मेरे बच्चे, मैं आप दोनों को बीच में बात काटने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरी बात सुनिए। बाहर वो पत्रकारों ने बहुत हंगामा मचा रखा है। आप गौरी को लेकर कमरे में जाइए, मैं गार्ड्स को कहता हूँ कि उन पत्रकारों को बंगले के बाहर तक खदेड़ रहे हैं। मुझे तुमसे ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें पता था कि हम प्रेस वालों से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं, तो तुम्हें बीच में आकर सारा मामला गड़बड़ करने की क्या जरूरत थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया कि आप चाहते क्या हैं आखिर। आप मेरे पत्नी के ऊपर गलत इल्जाम लगाए, उसके ऊपर मेरे कत्ल के और न जाने कितने घिनौने इल्जाम लगाए, और मैं सब कुछ चुपचाप सुनता रहूं, देखता रहूं, कुछ ना कहूं। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अरे इतनी बड़ी बात कहने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। हम बता दे तुम्हें तुम्हारी धर्मपत्नी की असलियत, उसका प्यार, उसकी वफा, ये सब एक नाटक है, एक पतिव्रता स्त्री के पीछे बस एक और लफ्ज कहा ना तो मैं सारी मर्यादाओं को भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। मुझे मेरी मर्यादाओं को भूलने पर मजबूर ना करे तो अच्छा होगा। इन रिश्तों की मर्यादाओं को तो तुम कब का पार कर चुके हो वंश। तुम उस लड़की के प्यार में अंधे हो गए हो। अब भी वक्त है वंश, अपनी आंखें खोल और पहचान उस लड़की को। मैं तो कहता हूं उस लड़की को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दे। बस कीजिए भैया, मेरी सब्र का इम्तिहान ना लीजिए, वरना क्या कर लेगा तू? अरे तू कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि तू डरपोक है, और आज इसका सबूत तूने मेरा गिरेबान पकड़ कर दे दिया है, क्योंकि सच सुनने की ताकत नहीं है तुझमें। उस लड़की के चक्कर में तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है।
जो शिव कुमार के सारे संस्कार, सारी मर्यादाओं का, सारी लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन करके आज अपने ये खून का प्यासा हो गया। मैंने तुमसे कहा था वंश के अंदर जाओ। अरे इतना तो सोचा होता कि बाहर वो पत्रकार, वो जमात खड़ी है जो सिर्फ इंतजार कर रही है कि हम कुछ गलत बोलें और कल सुबह अखबारों में हमारी इज्जत उछलती नजर आ जाएगी। अरे इतना तो समझो, ऐसे संकट काल में अगर हम एक रहें तो बाहर वाला कोई हम पे आक्रमण नहीं कर पाएगा, कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। ये जो लोग बाहर खड़े हैं ये हमारे कोई नहीं है, लेकिन तुम तो मेरे खून हो। इतने सालों की कमाई हुई इज्जत तुम 1 मिनट में मिट्टी में मिला दोगे? किसकी शय पे कर रहे हो तुम ये सब? क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि आपने हमें मजबूर किया पापा जी। गौतम, माफ कीजिएगा पापा जी, आज तक मैंने अपने रिश्ते का मान रखकर आपके सामने कभी जबान नहीं खोली, लेकिन आज मजबूरन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस परिवार को नजरअंदाज करने की शुरुआत किसने की? आपने। उस बेगानी लड़की के लिए अपने खून के रिश्तों को दांव पर किसने लगाया? आपने। इस परिवार की अखंडता किसने तोड़ी? आपने। हमारे साथ जाति किसने की? आपने पापा जी, आपने। क्यों किया पापा जी आपने ऐसा? एक पराई लड़की के लिए अपने परिवार के सुख चैन को दांव पर लगा दिया। क्यों पापा जी आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? गौरी बेटा, नीचे आप अपने चाचू से मम्मा के बारे में क्या बातें कर रहे थे? बेटा, अपनी चाची को नहीं बताओगी? गौरी बेटा, ऐसे रोते नहीं है, देखो मेरी तरफ और बताओ क्या बात है। देखो बेटा, मैं आपकी चाची हूँ ना, तो मुझे बताओ कि आपकी मम्मा के साथ क्या हुआ था। सॉरी चाची, अगर मैं ये बात आपको पहले ही बता देती तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहती थी। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? मैंने दादीमा से प्रॉमिस किया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं उस टाइम चुप रही कि आप उसी सैनिक संस्था के वहाँ जा रही थी। चाची, आप वहाँ पे फिर कभी मत जाना। उसी सैनिक संस्था की वजह से मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हुई है। पापा जी, आज तक आपने इस परिवार को अपने नियम और अपने कायदों से चलाया, और आज तक आपको किसी ने एक सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूँ, अपने सभी सवालों के जवाब मांगता हूँ, क्योंकि आज के बाद मैं और मेरी पत्नी किसी की भी ज्यादती नहीं सहेंगे। इसलिए आज आपको बताना ही होगा कि आप क्यों उस लड़की की इतनी तरफदारी करते हैं, क्यों उसे आप हमेशा बचा लेते हैं, और क्यों वो आपके लिए इतनी खास है। गौतम, आज तक तूने मेरे सामने आंख उठा के बात नहीं की। आज पहली बार तुम मेरे
सामने आंख लड़ा रहा है, जबान लड़ा रहा है। पहले अपने आप से सवाल कर कि तू अपने इस बाप के सामने आज खड़े होकर जबान क्यों लड़ा रहा है? ये जिन आंखों से तू आज मेरे सामने घूर रहा है, ये माता रानी ने तुझे दी मेरे माध्यम से। ये जो मेरे सामने जबान लड़ाने की हिमाकत कर रहा है आज तू, ये जबान भी तुझे माता रानी ने दी मेरे माध्यम से। ये जो दो पैरों पे तू जो खड़ा है, ये भी माता रानी ने तुझे दी है मेरे माध्यम से। जिस जमीन पे तू खड़ा है, ये जमीन भी माता रानी ने दी है मेरे माध्यम से। गौतम, तेरा जन्मदाता मैं हूं, तेरा कर्मदाता भी मैं हूं। अपनी खुदी को कर बुलंद इतना, उसके बाद सवाल करना। मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। और ये सब बातें अपनी पत्नी से कह देना जाके, ये सारी बातें उस पर भी लागू होती हैं। आज आप चाहे जो भी कह लीजिए पापा जी, मैं चुप नहीं रहूंगा। माता रानी ने आपके माध्यम से मुझे जो आंखें, जबान और पैर दिए हैं, उसके साथ साथ एक दिमाग भी दिया है। और उसी दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं। और आज मैं उन सारे सवालों के जवाब जानकर रहूंगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। मुझे सच जानने का हक है और मैं आज आपसे सच जानूंगा। पापा जी, आज सिर्फ मैं ही नहीं, सारी दुनिया अपने सवालों के जवाब मांग रही है। बताइए पापा जी, सच क्या है? आप हम सबसे क्या छुपा रहे हैं? हेलो यश, मैं मोक्ष बोल रहा हूँ। आप मेरी बात सुनो यश। देखो, मैंने तुम्हें आगाह करने के लिए फोन किया कि अगर अब भी तुमने मौके का फायदा नहीं उठाया तो तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? यश, इस वक्त सहेली संस्थान चर्चे में है। घर के बाहर प्रेस खड़ी हुई है और यहाँ घर में खुद घर वाले शील कुमार को घेरे हुए खड़े हैं। चारों तरफ हंगामा हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना यश, तो खुद सुन लो। पापा जी, आखिर उस सहेली संस्थान में ऐसा क्या है जो आप मीडिया वालों को बताने से डर रहे हैं? पापा जी, आप खामोश क्यों हैं? गौतम भैया के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बोलिए पापा जी, बोलिए। अगर सहेली संस्था में कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है तो उसे सबके सामने एक्सपोज करने में आपको प्रॉब्लम क्या है? ये मेरी माता रानी के अलावा किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, वंश। तो यश, क्या ख्याल है तुम्हारा? हेलो, अरे यार, तुम कितने घटिया और बेकार किस्म के आदमी। हाँ, यह लोहा गर्म है और उस पर वार करने की बजाय तुम हथौड़े को तालाब में फेंकने जैसा काम कर रहे हो। तुम्हें हो क्या है? मुझे तो लगता है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। जिस दिन, जिस पल का तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है। तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे पिताश्री को कटघरे में खड़ा करके सवालों की तोप दाग रहे हैं। सारा मीडिया शील कुमार को घेरे हुए खड़ा है और तुम देखो यश, मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। समझो, आज शील कुमार चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। आकर उस पर वार करो, फिर तुम्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। और फिर तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी बेटी का बयान तुम्हारे साथ है। आज अपना बदला ले लो यश। और हाँ यश, एक बात ध्यान से सुनो।
अगर अब भी तुमने कुछ नहीं किया तो मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर तुम मेरी नजर में भाई कहलाने के लायक नहीं रहोगे, ना ही पति ना ही पिता। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम खामोश रहना पसंद करोगे या अपने इन रिश्तों की लाज निभाओगे। जो भी है तुम्हारी मर्जी।